हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 14 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और ध्यान रखिए, ये एग्जाम रिलेवेंट करंट अफेयर्स हैं। मतलब आपको कुछ भी फालतू की न्यूज़ नहीं मिलेगी, केवल वही न्यूज़ मिलेगी जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। हम पूरे एनालिसिस करेंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी। उसके अलावा आखिर में आपके लिए कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी लेकर के आ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा उसका। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्विज़ वगैरह मिलते रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, ये आपके अभी जो शफल हुए हैं, नए मंत्री वगैरह बने हैं या फिर जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है, एक नए क्वेश्चन आएगा ही। तो अरुणाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो हैं पेमा खांडू। सी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने पूछा जा रहा है कि 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो ओपनिंग फिल्म होगी वो कौन सी होगी? कोई भी फिल्म फेस्टिवल होगा तो उसमें बहुत सारी फिल्में दिखाई जाएंगी, लेकिन ओपनिंग फिल्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओपनिंग फिल्म इसकी होने वाली है, इसका जो ए वाला ऑप्शन सही है। क्या नाम है? बिली एंड मॉली एंड ऑटर लव स्टोरी। ये ओपनिंग फिल्म होने वाली है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, ये सबसे पुराने जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं उनमें से एक है, बहुत प्रतिष्ठित भी है। और अगर हम बात करें इस फिल्म फेस्टिवल की कब से हो रहा है, तो 15 जून से स्टार्ट होगा और 21 जून तक चलेगा, जिसमें बहुत सारी फिल्में जो हैं दिखाई जाएंगी। और अगर बात करें इस खास तौर पे इस मूवी की जो ओपनिंग डे पे दिखाई जाएगी या जिससे ओपनिंग हो रही है, इसको नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने बनाया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट्री ये मूवी है। और इसके डायरेक्टर कौन है? चार्ली हैमिल्टन जेम्स। डायरेक्टर से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगला सवाल क्या है? इंडिया एंड डैश फॉर द न्यू पाथ विथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। तो इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? LCSS। याद रखिएगा इसे। तो ये लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम भारत ने किसके साथ करने के लिए एक MOU साइन किया हुआ है? तो ये कंट्री है कौन सी? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके साथ साइन किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, या फिर ये सेटलमेंट करने का फायदा क्या होगा और किसे होगा? तो देखिए, फायदा दोनों तरफ के देशों को होता है, तभी तो दूसरा देश भी साइन कर रहा है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की तरफ से और UAE की तरफ से सेंट्रल बैंक ऑफ द UAE, इन्होंने जो है MOU पे साइन किया हुआ है और ये लागू हो जाएगा। और ये जो LCSS सिस्टम है, ये अलाउ करेगा एक्सपोर्टर्स के साथ साथ जो भी इंपोर्टर्स हैं दोनों देशों के, है ना, सिर्फ एक देश के नहीं, दोनों देशों के, कि वो अपने देश की लोकल करेंसी में पेमेंट कर सके। मतलब ऐसे समझिए, जैसे मुझे UAE से कुछ सामान मंगवाना है, खरीदना है, तो मैं अभी तक क्या है कि जो बीच की एक करेंसी है जिसको दोनों देश या कोई भी देश मान्यता ज़्यादा देता है, जैसे डॉलर हो गई, हम उसमें ट्रेड करते हैं कि हम डॉलर में उस सामान को मंगाएंगे या फिर अपनी जो लोकल करेंसी होगी पहले डॉलर में कन्वर्ट करेंगे या फिर डॉलर में पेमेंट करेंगे, उसको लेंगे। अभी क्या है, हम अपने रुपए में ही पेमेंट करेंगे। अब रुपए में पेमेंट करेंगे और अगर हम दूसरे देश को कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मैं किसी दूसरे देश को इंपोर्ट कर रहा हूं, तो वो अपनी जो वहां की करेंसी है UAE दिरहम, उसमें वो पेमेंट करेगा। जाहिर सी बात है, मुझे पेमेंट रुपए में मिलेगी और मैं जो पेमेंट करूंगा उसे UAE दिरहम में मिलेगी कन्वर्जन होकर के, लेकिन उसकी झंझट मुझे नहीं लेनी है। तो ये लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम ऐसे काम करता है और इससे आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेड करना है वो कितना सिंप्लीफाई हो जाता है, कितना आसान हो जाता है दोनों ही देश के लोगों के लिए। तो यही इसका पूरा एक तरीके से प्रॉफिट है जिसके लिए किया जाता है। दूसरी चीज़, जो डॉलर पे डिपेंडेंसी है वो भी कम हो रही है। तो हमें ऐसा नहीं कि डॉलर पे डिपेंडेंट रहना है, फिर डॉलर बढ़ता घटता रहता है तो उसकी भी एक टेंशन लेनी है, तो इससे भी मुक्ति मिली रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छे सिस्टम जो होते हैं ट्रेड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अगर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि UAE की जो करेंसी है वो कौन सी है? UAE दिरहम। और अगर UAE की कैपिटल की बात करें तो वो है अबू धाबी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि अप्रैल 2024 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास तौर पे बैंकिंग के लिहाज से, कि अप्रैल 2024 में जो इंडियन कंपनीज हैं इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उन्होंने प्रपोजल सबमिट किया है किसे? टू सिक्योर
$4.28 बिलियन इन फंडिंग थ्रू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, जिसको शॉर्ट में ईसीबी कहते हैं, कि भारतीय कंपनियों ने $4.28 बिलियन की फंडिंग रेज करने के लिए ईसीबी के थ्रू किसके पास प्रपोजल सबमिट किया है कि हमें अप्रूवल दे दीजिए, हमें इतनी फंडिंग करनी है। ये किसी एक कंपनी का नहीं है, भारत में मौजूद बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी एनबीएफसी का टोटल आंकड़ा एक बताया गया है। तो ये कौन है? तो ये है आरबीआई। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को लेकर के आरबीआई के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, और उसी के तहत जो है ये प्रपोजल सेंड किया जाएगा। आरबीआई को लगेगा अगर ये ठीक है तो वो एक्सेप्ट करता है, वरना रिजेक्ट करता है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑटोमेटिक रूट से होती हैं अप्रूवल, मतलब उसमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट के बाद अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ जाती है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग क्या है, क्या इसके फायदे हैं, क्यों यूज़ किया जाता है। तो बोरोइंग से आप समझ ही रहे होंगे कि बोरोइंग का मतलब है उधार लेना, कॉमर्शियल का मतलब समझिए कि बिजनेस के लिए, एक्सटर्नल का मतलब बाहर से, बाहर से मतलब इंडिया के बाहर से। तो ये होता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अब अगर आपको समझ में आ रहा है कि इस, जब आपको टर्म का मतलब समझ में आ गया तो आप समझ गए कि जो भारतीय कंपनियां हैं अगर वो विदेश में किसी से उधार लेना चाहती हैं कि हम उस फला फला बैंक से या फला फला बिजनेस से उधार लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको ईसीबी के थ्रू या ईसीबी रूट के थ्रू जाना होता है। अब इसके थ्रू जब जाएंगे तो वहाँ से होगा क्या कि भारत में पैसा आएगा, और इसके लिए जो आरबीआई है उसके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं कि कौन से बैंक से ये सारे ट्रेड हो सकते हैं, और इसके लिए बहुत सख्त नियम बनाए जाते हैं कि ऐसा नहीं कि आप विदेशी कंपनियों से जा करके पैसा ले आ रहे हैं यहाँ पे कि हम बिजनेस एक्सपेंशन करेंगे फला फला, और यहाँ ला करके अपने लिए पोर्शे और मर्सिडीज कार खरीद रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं ईसीबी के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एलिजिबल ईसीबी बोरोवर्स आर अलाउड टू रेज ईसीबी अप टू $1.5 बिलियन और इक्विवेलेंट, कि इतना जो है ये रेज कर सकते हैं जो भी एलिजिबल बोरोवर्स हैं, है ना। तो ये लिमिट है, पहले ये लिमिट $750 मिलियन की थी, बाद में इस लिमिट को 2022 या 23 में आरबीआई के द्वारा बढ़ा करके डबल कर दिया गया, $1.5 बिलियन के आसपास कर दिया गया। बेनिफिट क्या है, क्यों लिया जाता है? भाई उधार तो हमारे देश में भी मिल जाएगा, सारे जो बैंक हैं वो देते हैं। अगर आपको बिजनेस चलाना है तो बैंक दे रहे हैं उधार, मतलब लोन दे रहे हैं, लीजिए। बाहर से क्यों लेना है? तो बाहर से लेने के पीछे कुछ फायदे होते हैं। पहली चीज, पोटेंशियली लोअर कॉस्ट, जो इंटरेस्ट रेट आपको बाहर से मिलेगा वो काफ़ी कम होगा बजाय जो हमको डोमेस्टिकली मिल रहा है उसकी तुलना में। जब हम बात 10, 20, 50 लाख की नहीं कर रहे हैं, करोड़ों में कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ों में कर रहे हैं, तब की बात हो रही है। तो जब हम इतना बड़ा फंड ले रहे हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो हमको बाहर सस्ता पड़ रहा है, ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, मान लीजिए आपने अभी बिजनेस कोई लोन लिया है और आपको उस पर 12% यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है, वही आप बाहर से अगर लेकर के आ रहे हैं तो आपको केवल 6.5% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो बहुत फायदा है। अब आप सोचिए, एक बहुत बड़ा सम अपने दिमाग में लाइए, मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का लोन लिया है, उसका 6.5% और 12% की तुलना करके देख लीजिए, बहुत सस्ता पड़ेगा बाहर से लोन लेना। दूसरी बात, एक्सेस टू लार्जर फंड। अब अगर हम यहाँ पे लोन लेते हैं इंडिया में किसी से भी, तो हमको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार बैंक ही मना कर सकते हैं कि इतना बड़ा फंड हम एक व्यक्ति को या एक एंटिटी को इतना बड़ा लोन नहीं दे सकते हैं, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो हमारे पास, अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो हम वहाँ से यूएस डॉलर या यूरो जिसमें भी हम लोन लेंगे तो वो एक बहुत बड़ा चंक हमको लोन के तौर पे मिलता है और अवेलेबल रहता है, उसमें ऐसी कोई लिमिट जैसी चीज़ नहीं रहती है। फिर फॉरेन करेंसी अवेलेबिलिटी, मतलब क्या है कि अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ों को करना रहता है, तो अगर अभी मैं ऐसा करूँगा तो मुझे क्या करना होगा, डॉलर में पेमेंट करनी होगी। लेकिन अगर मैं बाहर से ही एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कर रहा हूं तो मुझे अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कराने की झंझट नहीं है, मेरे पास फंड अवेलेबल है डॉलर में ही और मैं डॉलर में ही पेमेंट कर सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं ईसीबी के, इसीलिए कंपनियां ईसीबी के थ्रू जाती हैं। भारत में अभी ये जो फाइंडिंग है इसके अनुसार मुथूट फाइनेंस कंपनी सबसे ज़्यादा जो है ईसीबी के थ्रू फंड रेज कर रही है, ऐसा बताया गया। फिर अगर हम बात करें कि द रजिस्ट्रेशन फॉर ईसीबी बाय इंडियन कंपनीज ऑलमोस्ट डबल्ड टू $49.2
2 बिलियन इन द ईयर एंड ऑफ मार्च 2024। मतलब अगर 2023 की तुलना में देखें तो ईसीबी में जो रजिस्ट्रेशन कराने वाले या प्रपोजल की बात करें कि रेज करना है फंड, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है मार्च 2024 में अगर देख रहे हैं तो मतलब ईसीबी के थ्रू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग बढ़ रही है। अच्छा, बढ़ रही है क्योंकि ये जो लोन लेना है ना, बाहर का भी कोई लोन हमें देगा क्यों, जब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। नहीं अच्छी होगी तो कोई देगा भी क्यों, लगेगा पैसा डूब जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आगे बात करते हैं। फूड डिलीवरी कंपनी डैश क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट फर्स्ट एड लेसन, कि इस कंपनी ने क्या किया कि अपने जो भी कर्मचारी हैं, जैसे डिलीवरी एजेंट हो गया, जो भी कर्मचारी हैं उनको इकट्ठा किया और उनको जो फर्स्ट एड लेसन है कि कोई आकस्मिक परिस्थिति आ गई, कोई बेहोश हो गया तो उसको कैसे प्रोसीजर देना है, फर्स्ट एड कैसे देना है, उसका एक पूरा जो कोर्स है वो करवाया। और इकट्ठा एक साथ 4300 से भी अधिक 4300 प्लस, लिख देता हूं मैं, 4300 प्लस लोगों ने इसको किया। ये है जोमेटो। बी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द 5th G7 समिट इज बीइंग हेल्ड इन डैश ऑन जून 13 to 15 2024। ये तो सबको पता होगा कि G7 समिट कहाँ हो रही है। तो इस बार की G7 समिट हो रही है इटली में, सी वाला ऑप्शन। और इसी के लिए कल हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मतलब 13 जून को हमारे प्रधानमंत्री भी इटली के दौरे पे गए। अब आप ये कह सकते हैं कि G7 में भारत तो हिस्सा है ही नहीं भाई, G7 का मतलब 7 देश हो गए, लेकिन 7 देश में भारत नहीं आता है, भारत G20 का हिस्सा है। तो भारत कैसे चला गया? तो ये समझ के रखिए कि जो भी देश, जैसे इटली होस्ट कर रहा है G7 समिट को इस साल, तो उसका प्रेरोगेटिव है कि वो जो G7 नेशंस हैं उनके साथ साथ और भी देशों को इनवाइट कर सकता है उस समिट में भाग लेने के लिए। तो उसी के तहत भारत को भी न्योता मिला था इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनकी तरफ से, तो वो प्रधानमंत्री वहाँ पे शामिल हुए। आगे अगर हम बात करें G7 के बारे में तो कहाँ पे हुई, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अपुलिया में हुई, बोर्गो एग्नाजिया में, ये इतना डीप में जाकर के नहीं पूछेगा, फिर भी लिख दिया है कि कुछ बच्चों को रहता है कि नहीं हमको एकदम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हुई है इटली में। अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज की, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है 7 देशों का, 7 दुनिया के सबसे बड़े जो देश हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। तो इन 7 देशों का ये इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, G7 के नाम से जाना जाता है, पावरफुल ग्रुप है। बहुत सारे सैंक्शंस भी ये लगाता रहता है अलग अलग देशों पे। पहले इसका नाम G8 हुआ करता था 2014 से पहले। क्यों? क्योंकि तब इसमें रशिया भी था। जैसे आपको मैंने कहा 7 दुनिया के सबसे पावरफुल देश, तो जब ऐसा कहा गया तो उसमें रशिया नहीं था, जबकि रशिया है। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि रशिया ने क्रीमिया पे अटैक किया, जैसे अभी यूक्रेन पे किया हुआ है, तो क्रीमिया को एनेक्स किया। उसके विरोध में जो बाकी के 7 देश हैं उन्होंने रूस को भगा दिया इस ग्रुप से। तो तब से इस ग्रुप का नाम G8 से G7 हो गया है। लेकिन इसमें एक बात और है कि 7 देश हैं तो हैं, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा है एज अ नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर, मतलब इसकी गणना इसमें नहीं हो रही। जैसे G8 नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा है ना। तो इसलिए ये G7 इसको कहा जाता है। और अगर हम बात करें इसमें हुए एक फैसले की, जो कि कल हुआ है, ये ध्यान से देखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि G7 में यूक्रेन को, जो अभी उस युद्ध लड़ रहा है रशिया से, उसके खिलाफ गोला बारूद, हथियार, ये सब खरीदने के लिए ये तय हुआ है कि $50 बिलियन का लोन दिया जाएगा यूक्रेन को। और ये मतलब रशिया के खिलाफ ही है, जैसा आप समझ रहे हैं, जिसके लिए रशिया ने पहले से आगाह किया है कि ऐसा करना नहीं। ये लोन जो दिया जाएगा वो तो ठीक है, ये यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन इस लोन का जो रीपेमेंट होगी वो कहाँ से होगी, वो यूक्रेन नहीं करने वाला है। इस लोन की रीपेमेंट होगी जो वेस्ट, या मतलब जो यूरोप में पूरे जो रशिया के जो एसेट्स हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर लिया गया है। लगभग $300 बिलियन का इनकी कीमत है इन एसेट्स की। तो इनसे जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे इस लोन की रिपेमेंट होगी, मतलब रशिया के पैसे से यूक्रेन को मदद करी जाएगी, ऐसा इसमें निर्णय हुआ है। तो इसीलिए रशिया इसमें गुस्सा है कि ऐसा आप कर रहे हैं। बाकी एक फोटो आप देख सकते हैं इन सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ में। आगे बात करते हैं, ये एक न्यूज है, वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे, अजीत डोभाल को रिपॉइंट किया गया है क्या, और उसके साथ साथ डॉक्टर PK मिश्रा हैं, इनको रिपॉइंट किया गया है क्या।
तो अजीत डोभाल बने हैं नए NSA, और नए क्या मतलब तीसरी बार ऐसा हो रहा है। 2014 से ये NSA हैं, 2019 में रीअपॉइंट हुए, अब 2024 में फिर से रीअपॉइंट हो रहे हैं। और डॉक्टर PK मिश्रा भी फिर से रीअपॉइंट हो रहे हैं प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे। तो सी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट कॉम्बिनेशन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ के रखिए कि जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए प्रमोद कुमार मिश्रा, इनको कैबिनेट मिनिस्टर की जो हैसियत है या दर्जा है वो दिया गया है। आगे बात करते हैं, लिखा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ऑन, या फिर हर साल कब मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो ये हर साल मनाया जाता है 12 जून को। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगली क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, थीम, कि भाई इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी 2024 की लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर, है ना। ILO का नाम इससे याद रखेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उससे ही रिलेटेड ये आएगा। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय डैश रिकॉर्ड 120 मिलियन पीपल फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड ग्लोबली, मतलब कौन सी रिपोर्ट किसने रिपोर्ट डाली है कि लगभग 120 मिलियन लोग जो है 2 मई 2024 तक फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड हुए हैं ग्लोबली, मतलब उन्हें या तो अपने देश में ही अपना जो होम टाउन था उसे छोड़ करके कहीं और जाना पड़ा, या तो अपना देश ही छोड़ना पड़ गया और कहीं और जाना पड़ा। फोर्सिबली का मतलब मजबूर किया गया उन्हें छोड़ने के लिए। तो ये जो रिपोर्ट निकाली है ये निकाली है UNHCR ने। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। UNHCR की फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट का ही नाम देख लेते हैं। रिपोर्ट का क्या नाम है, 2024 फ्लैगशिप ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट, ये इसका ओरिजिनल नाम है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट, जो कि UNHCR हर साल निकालता है। अब ये 2024 की रिपोर्ट में ये बात बताई है जो कि चिंताजनक है। जैसे हम देख रहे हैं यूक्रेन वगैरह में भी युद्ध चल रहा है, वहाँ से भी लोग जा रहे हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट इस समय जो हो रहा है वो इजराइल और जो फ़लस्तीन के बीच में लड़ाई हो रही है उसको लेकर के हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट लोग वहाँ से भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में। लेकिन इस रिपोर्ट में ये बात बताई गई कि सीरिया कंटिन्यूज टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस। जो सीरिया है अभी भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। ये सीरिया जैसे देश एक समय बहुत अच्छे देश हुआ करते हैं, समृद्ध देश थे, लेकिन ये जो वॉर वगैरह है उससे इनकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है। बात करते हैं UNHCR की, तो इसके फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और UNHCR के चीफ कौन है, फिलिप्पो ग्रैंडी इसके क्या हैं, चीफ है। इसी में एक और संस्था का नाम आया था UNRWA, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज, इसको भी याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम फ्राइडे, मतलब 15 जून से होगा। कहाँ पे होगा इंटरनेशनल टूरिज्म, ये होगा रहा है नेपाल में। नेपाल में कहाँ हो रहा है, तो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, तो वहाँ पर ये हो रहा है इंटरनेशनल। इसमें लगभग 16 जो देश हैं वो भाग ले रहे हैं। इन 16 देशों के 150 से भी ज़्यादा से अधिक स्टॉल्स वगैरह लगेंगे। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 वाज रिलीज्ड बाय। अब ये याद रखिएगा 2023 है, लेकिन रिलीज कब हुआ है, 24 में रिलीज हुआ है ना। ये मत सोचिए कि पिछले साल का ही है, ये इसी साल की रिपोर्ट है ना। तो इसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सी वाला ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो हम समझते हैं। इंडिया के लिहाज से इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंडिया का विशाखापट्टनम पोर्ट है उसको 19वां स्थान मिला है इस इंडेक्स में। वहीं अगर बात करें सबसे पहले नंबर पर कौन है, तो चाइना का यांगशैन पोर्ट जो है वो नंबर 1 है। और ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023 का, इसको वर्ल्ड बैंक ने डेवलप किया है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है डैश रिलीज ऑफ द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 एंड इंडिया रैंक डैश दिस ईयर। कि एक तो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये किसने रिलीज किया है और इंडिया की रैंक इसमें क्या है। नाम से स्पष्ट है, ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि उस देश में या हर देश में जो मेल और फीमेल के बीच का अंतर है वो कितना ज़्यादा है। अब
इसमें नंबर 1 पे वो कंट्री आएगी जिसमें इस गैप को कवर कर लिया गया होगा ज़्यादा। जैसे अगर किसी कंट्री ने 80% गैप को कवर कर लिया मतलब वो अच्छा है, किसी देश ने 40% गैप को कवर किया है मतलब वो खराब है, समझ रहे हैं। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे एक हो गया जैसे पे स्केल को लेकर के ये अभी भी बहुत बुरी स्थिति में है। इसमें बताया गया है कि अगर देखा जाए मेल फीमेल पेमेंट को लेकर के सेम वर्क के लिए, तो अगर आदमियों को 100 रुपये मिलते हैं तो औरतों को केवल 40 रुपये ही मिल रहे हैं, ऐसा देखा गया है। वहीं इसमें जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो भी काउंट होता है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी काउंट होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं, कहाँ कहाँ पे मेल और फीमेल के बीच का जो अंतर है वो बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ पे कम हो रहा है। तो इसमें अगर बात करें इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है, तो इसे रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF, और इंडिया की रैंक 129 है। 2023 में इंडिया की रैंक थी इसमें 127। इस साल ये रैंक 2 स्थान और नीचे गिर गई है। अगर इसमें हम थोड़ी सी और चीज़ें पढ़ें कि इंडिया की जो 129th रैंक है, टोटल कितनी कंट्रीज इसमें आ रही हैं, 146, 146 देश हैं जिसमें 129th पोजीशन पे भारत है, 2 पोजीशन ड्रॉप हो गया है। अगर हम केवल साउथ एशिया की बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान, इनकी रैंक हमसे ऊपर है, मतलब ये हमसे ज़्यादा अच्छे से रैंक कर रहे हैं इस इंडेक्स में, मतलब यहाँ पे जेंडर गैप कम है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की साउथ एशिया में रैंक सबसे नीचे है। फिर अगर बात करें ओवरऑल जेंडर गैप क्लोज्ड बाई स्लाइट मार्जिन ऑफ प्लस 0.1% टू 68.6%, ये याद रखिएगा कि जो ग्लोबल ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे ग्लोबली, तो ये जो जेंडर मार्जिन है इसका जो गैप है क्लोज हो चुका है लगभग 68.6%। मतलब थोड़ा है और अगर हम अच्छे से प्रयास करें तो ये जो जेंडर मार्जिन है पूरी तरीके से क्लोज हो सकता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आइसलैंड इसमें सबसे टॉप पे है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है, और इसका जो जेंडर मार्जिन है वो 90% गैप को कवर कर चुका है। मतलब अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने जेंडर गैप को 100% कवर कर लिया है। जहाँ पे मेल और फीमेल के अंदर में को अगर कंपेयर करेंगे तो उनके अंदर ऐसी कोई भी असमानता नहीं है, ना तो पे को लेकर के, ना तो एजुकेशन को लेकर के, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या कोई भी क्षेत्र अगर देखें तो अभी तक ऐसा नहीं। लेकिन सबसे टॉप पे आइसलैंड है, इसने लगभग 90% गैप को कवर कर लिया है, 10% बाकी है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो मेजर जो कंसर्न है, स्कोर ऑफ ओनली 39.8%, इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट पे गैप। इंडिया में एजुकेशन में ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ गई है पहले की तुलना में, लेकिन पे स्केल में इंडिया अभी भी पीछे है, जिस पे अगर काम करें तो हमारी जो ओवरऑल रैंकिंग है वो और अच्छी हो सकती है। वहीं अगर बात करें सबसे नीचे कौन है, तो सूडान रैंक लोएस्ट 146। नेक्स्ट बात करते हैं, द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी नेम रिसेंटली डिस्कवर्ड क्रेटर्स ऑन डैश एज मुर्शान एंड हिल्सा। ये PRL है, PRL ने अभी कुछ क्रेटर जो है फाइंड किए हैं, कहाँ पे, मार्स पे, है ना। कौन सा ऑप्शन से, ये सी वाला, मंगल ग्रह पे कुछ क्रेटर्स फाइंड किए हैं, और उनका नाम उन्होंने रखा यूपी और बिहार के 2 टाउन्स के ऊपर या विलेजेस के ऊपर, मुरसान और हिल्सा। तो ये जो इसका सही आंसर हो क्या है, मार्स है। इसमें टोटल कितने क्रेटर्स फाइंड किए गए थे या डिटेक्ट किए गए हैं, वो 3 हैं, यहाँ पे केवल 2 के ही नाम है। तीसरा जो क्रेटर है वो सबसे बड़ा है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले PRL के बारे में बात करते हैं। ये एक इंडिया की अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एक यूनिट है, मतलब सरकारी संस्था ऐसे समझिए। और इसने जो क्रेटर्स हैं उनको, जिसको इसने फाइंड किया हुआ है, उसका जो नाम रखा, मुरसान और हिल्सा तो रखा ही रखा, एक जो तीसरा क्रेटर है जो सबसे बड़ा है उसका नाम इसने रखा अपने जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं, कौन थे, देवेंद्र लाल, उनके ऊपर, बहुत रिनोन्ड कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट थे, इनके ऊपर उसका नाम लाल रखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए। और इस नेमिंग को अप्रूव्ड कर दिया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। अब पहला क्रेटर लाल है, दूसरा जो क्रेटर है उसका नाम क्या है, मुरसान है, और जो तीसरा क्रेटर उसका नाम क्या है, हिल्सा है। ओके, और ये लाल किसके ऊपर रखा गया, देवेंद्र लाल के ऊपर रखा गया है। अब ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्रेटर अगर फाइंड करता है कोई भी, तो उसके बाद उसका जो नामकरण होता है, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी नाम रख दिया और आप उसी से सारी दुनिया नाम उसको बुलाएगी। इसको पूरी तरीके से
अप्रूव किया जाना होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। अगर इसने अप्रूव कर दिया तब वो ही नाम चलेगा, फिर उसका कोई रीनेम नहीं कर सकता। वैसा नहीं कोई दूसरे कंट्री में जाएगा कहेगा ये क्रेटर हमने इसका नाम कुछ फलाना रख दिया, अब हो ही नहीं सकता, अब क्रेटर के नाम वही रहेंगे। तो अगर हम देखें इस क्रेटर को, तो जैसा अगर आपको साफ साफ दिख रहा हो कि यहाँ पे ये जो क्रेटर है, ये मैं कलर थोड़ा चेंज करूँ तो शायद आपको दिखेगा, ये एक क्रेटर सा आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा क्रेटर है ना। तो ये क्रेटर है लाल, है ना, यहाँ लाल लिखा हुआ है। यहाँ पे क्रेटर है छोटा सा, ये क्या है, हिल्सा। और यहाँ पे क्रेटर है जो क्या है, मुर्सान। काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ी डिस्कवरी है ये क्रेटर जो पाया गया है। और इस क्रेटर की फाइंडिंग से पता चलता है कि मार्स पे कभी पानी हुआ करता था, मार्स भी एक वेट प्लेनेट हुआ करता था अर्थ की तरह ही, इसकी फाइंडिंग से पता चला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। लिखा है ओरियन प्रो पेमेंट सॉल्यूशंस ऑन 13 जून 2024 सेड इट हैज रिसीव्ड रिजर्व बैंक्स नॉट टू ऑपरेट एज अ, किसके लिए इनको अप्रूवल मिला हुआ है, आरबीआई का। तो इसका सही जवाब क्या है, इनको अप्रूवल मिला हुआ है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए। बहुत सारे पेमेंट एग्रीगेटर आपने देखे होंगे, जब भी आप पेमेंट करते हैं फीस के लिए या किसी के लिए, तो पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू ही करते हैं। और इसी के तहत अब ये भी, इनको भी लाइसेंस मिल गया है और इनका जो पेमेंट सोल्यूशन का नाम है वो है औरोपे। तो उसके तहत ये काम करते हैं, ये ब्रांडिंग है इनकी। अगला सवाल लिखा डैश एक्वायर्ड पेना सीमेंट एट एन इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 10,422 करोड़, है ना। तो किसने पेन्ना सीमेंट को एक्वायर किया हुआ है, तो इसका सही जवाब है बी, अंबुजा सीमेंट ने इसको एक्वायर किया हुआ है, जो कि अडानी ग्रुप की ही कंपनी है। ओके, अभी इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी लेनी पड़ेगी अप्रूवल वगैरह, वो सब काम होगा, तो उसके बाद फाइनल हो जाएगा। लेकिन अभी की ये तो न्यूज़ है ही कि भाई इसको एक्वायर कर लिया गया है। नेक्स्ट, इसमें कुछ और न्यूज़ें थी कल की न्यूज़ में, उनको ध्यान रख लीजिए। जैसे एक न्यूज़ ये भी है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, इसने क्या अलाउ किया हुआ है कि अब जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनमें जैसे भी है क्या कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आपको एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन केवल जुलाई अगस्त में मिलेगा, मतलब साल में एक बार। लेकिन अगर हम बाहर देखें, विदेश में देखें, विदेश का मतलब जब मैं कहूँगा तो आपका सीधे तौर पे तात्पर्य जो विकसित देश हैं उनसे होना चाहिए, है ना। विदेश का मतलब पाकिस्तान और सूडान को मत समझ लीजिएगा। तो विदेश में जब देखें तो वहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं या ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो साल में 2 बार एडमिशन देती हैं, एक जुलाई अगस्त के लिए, दूसरा दिसंबर जनवरी के लिए। तो मतलब जैसे आपने का एडमिशन लेना किसी वजह से छूट गया, भाई बीमार हो सकते हैं जुलाई अगस्त में, नई एंट्रेंस वगैरह क्लियर कर पाए, या कोई भी रीज़न हो, फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है, या टाइम निकल गया, जब तक आपने कोई कोर्स के बारे में सोचा तब तक उसकी टाइम निकल गया। तो ऐसे में आपके पास चॉइस रहेगी कि आपका अगर 6 महीने का गैप हुआ है तो वो साल तक का ना बने, बल्कि अगले 6 महीने मतलब दिसंबर जनवरी में आपको एडमिशन मिल जाए। तो इस चीज़ के लिए यूजीसी ने भी अब सबको कह दिया है, सारी यूनिवर्सिटीज़ को, कि अब वो भी बाई एनुअली जो फॉर्म बाई एनुअली एडमिशन करेंगी, 2024-25 से ही इसको लागू किया जा रहा है। दूसरी जो न्यूज़ है वो क्या है, एरियना टिटमस, ये क्या है, स्विमर हैं, और इन्होंने 200 मीटर फ्री स्टाइल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान रखिएगा इसको। इससे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि ये कौन से देश की हैं, जरा इसको सर्च करके कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन से देश के, इनकी कंट्री क्या है। आगे अगर मैं बढ़ूं, आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री किसे बनाया गया है। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे बदलाव हुआ है मंत्रालयों में, वित्त मंत्री नहीं पूछेगा, विदेश मंत्री नहीं पूछेगा, वो सब सेम चल रहे हैं। ये बदला है तो ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं जेपी नड्डा। सी वाला ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट है। इसी से एक और सवाल कि नया रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर किसे बनाया गया है। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेम ही व्यक्ति के पास हैं, वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। एक और सवाल पूछता हूं मैं स्टैटिक जीके से आपसे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क सोचेंगे जिम कॉर्बेट है क्या, नहीं, सबसे बड़ा है हेमिश, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। इससे एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं पूछूं कहां पे स्थित है,
तो ज़्यादातर बच्चे कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर, वो पुरानी न्यूज है। जम्मू एंड कश्मीर ये कहाँ पे स्थित है? वर्तमान समय में जो लोकेशन है वो क्या है? लद्दाख। मतलब ये जहाँ पे था वहीं पे है, बस इसका जो नामकरण है, मतलब जो स्टेट का जो हमने बाइफर्केशन किया है कुछ साल पहले, तो उसकी वजह से अब ये लद्दाख में आता है। तो लद्दाख में है। और कितना बड़ा है सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? लगभग 4400 स्क्वायर किलोमीटर का ये नेशनल पार्क है, उससे भी ज़्यादा। और ये किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है, यहाँ पे 200 से अधिक क्या है? स्नो लेपर्ड्स हैं। तो स्नो लेपर्ड्स के लिए ये फेमस है। तो इस वजह से इसको याद रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, स्नो लेपर्ड्स का के लिए कौन सा पार्क फेमस है? दुनिया का नहीं, सॉरी, इंडिया का सबसे बड़ा, इसी के साथ साथ साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क। तो इस तरह आज की जो करंट अफेयर का सेशन है ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कृपया करके सेशन को लाइक ज़रूर करें, और कुछ ना सही तो एक कमेंट थैंक यू का ही कर दें। बाकी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो अगर आते हैं तो वो भी आप आंसर करेंगे, तो आपके ही ज्ञान में वृद्धि होगी। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा करंट अफेयर मुझे बताइएगा ज़रूर। सभी लोगों को बाय।